गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए अकाउंट का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूं। दैट इज़ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। दैट इज़ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, जिसके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS भी प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है अपने इंडिया में, विच इज़ AS 13। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, जिसमें समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कितने तरह का होता है, इसका अकाउंटिंग कैसे करते हैं। और जब मैं इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूं तो आप ये अच्छे से समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो हम अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं वो किसके बुक में पढ़ने वाले हैं। दैट इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टर और अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टी। इन्वेस्टर मीन्स जो आदमी इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज इन्वेस्टर, और जिस कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है, दैट इज इन्वेस्टी। तो यहां पे हम किसका अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं? तो AS 13 डील करता है अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, यानी दैट्स वाई यहां पे इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज किया जाता है। जिस कंपनी में पैसा आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट वर्ड थोड़ी ना यूज करता है। तो ये तो एक कॉमन सेंस है, इसलिए हालांकि फिर भी मैंने आपको बतला दिया कि हम लोग यहाँ जो अकाउंटिंग ये जो पढ़ने वाले हैं, ये जो सारा चैप्टर डेडिकेटेड है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ना कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हर एक पॉइंट को हम लोग इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, टाइप्स क्या है, इसका अकाउंटिंग कैसे होता है, वैल्यूएशन क्या होता है। बस बहुत ही छोटा सा चैप्टर, प्यारा सा चैप्टर है जो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। मात्र इसका 2 क्लास लेंगे, 1-1 घंटे का मैं कोशिश करूंगा, और उसमें हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहले स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहते किसे हैं। तो सिंपल शब्दों में मैंने लिखा है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट मीन्स, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मीन्स, इट मीन्स एन एसेट्स हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, ETC, और कैपिटल एप्रिसिएशन, और बोथ। यानी इन्वेस्टमेंट का मतलब भी एसेट्स है। इट इज एन एसेट्स बिकॉज हमने आपको एसेट्स का डेफिनेशन बतलाया था कि एसेट्स मीन्स एनीथिंग विच कैन बी कन्वर्टेबल इनटू कैश इज कॉल्ड एसेट्स। यानी एसेट्स का मतलब होता है, एसेट्स मीन्स कैश, और एनीथिंग विच कैन बी कन्वर्टेबल इनटू कैश इज कॉल्ड एसेट्स। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप इसे भी जब चाहो कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इक्विटी शेयर में आपका पैसा लगा हुआ है, डिवेंचर में आपका पैसा लगा हुआ है, आपने ये प्रेफरेंस शेयर परचेज कर रखा है, बॉन्ड परचेज कर रखा है, तो इसको आप जब चाहते हैं कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई ये आपका एसेट्स है, इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं सर, हम लोग IPCC लेवल पे इतना चीज़ तो सर जानते ही हैं। आप आगे बढ़िए सर, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। तो ये हम समझ गए कि इन्वेस्टमेंट का मतलब, यानी इसको रखने का 3 पर्पस हो सकता है। एक तो कि इससे हमें रेगुलर कुछ इनकम आए, एक तो इससे हमें कुछ रेगुलर इनकम आए, या दूसरा इसका वैल्यू इंक्रीज कर जाए, इसका वैल्यू इंक्रीज कर जाए, या तीसरा दोनों काम हो जी, 2 in 1 हो। यानी इससे कुछ ना कुछ हमारा रेगुलर इनकम भी आए और हमारा वैल्यू भी इंक्रीज करे, और दोनों हो, यानी दोनों काम इसमें हो। तो इन्वेस्टमेंट हर आदमी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज करता है। आप मार्केट में भी जाएंगे तो देखेंगे, जब आप म्यूचुअल फंड लेते हैं, SIP करते हैं, तो आपको जो एजेंट होता है वो 3 ऑप्शन देता है कि सर आपको कैसा चाहिए, मतलब रेगुलर इनकम वाला चाहिए, या सीधा इन फ्यूचर में आपका 10 रुपये आज लगा और 5 साल के बाद सीधा वो 50 रुपया हो जाए, ऐसा सिस्टम चाहिए, या आपको दोनों चीज़ चाहिए कि नहीं हमारा कुछ ना कुछ रेगुलर इनकम भी आए और कुछ ना कुछ कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो, दोनों चीज चाहिए। तो आप अपने हिसाब से प्लान को एडॉप्ट करते हो। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये तो समझ गए? हाँ सर समझ गए। अब बोलता है एक्सेप्ट स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड को हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे, बिकॉज वो तो हमारा स्टॉक है, और उसका अकाउंटिंग हम कहां पे पढ़ते हैं? AS 2 में, इन्वेंट्रीज वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, इसलिए उसको हम यहां पे कवर नहीं करने वाले हैं। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सर कितने प्रकार का होता है? तो एक चीज आपको बतला दें कि डिफरेंट बेसिस पे इन्वेस्टमेंट को डिवाइड किया गया है। जैसे आप ह्यूमन का ही ले लें, तो ह्यूमन का क्या है कि एक 2 तरह का होता है। एक होता है, मतलब ह्यूमन का क्या है, मेल फीमेल, इंटेलिजेंट, और मतलब ये मोटा आदमी, पतला आदमी, यानी डिफरेंट बेसिस पे आप किसी भी चीज़ का
ये कर सकते हैं, टाइप्स कैलकुलेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट को भी डिफरेंट बेसिस पे, यानी दो बेसिस पे हमारे लिए यहाँ ये जरूरी है, दो बेसिस पे हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। एक तो पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे जो अभी हम देख रहे हैं, और दूसरा इनकम के बेसिस पे। तो हमारा काम का चीज है, इसलिए दो ही हम करेंगे। वैसे तो कोटेड है, अनकोटेड है, बहुत सारा टाइप हो सकता है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे दो बेसिस पे जरूरी है। एक तो पीरियड ऑफ होल्डिंग, कितने समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट को रखना चाह रहे हो, उसके बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन करेंगे। और दूसरा इनकम आपका उस इन्वेस्टमेंट से कैसा है, क्या फिक्स्ड इनकम आ रहा है या वेरिएबल इनकम है, उसके हिसाब से हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से करते हैं। बोलता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करेंट इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, मैंने आपके लिए काफी अच्छे तरीके से लिख करके लाया है, और आखिर इसका क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं इसका भी मैंने यहीं पे जिक्र कर दिया है, सो दैट कि आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। तो करंट इन्वेस्टमेंट का पहले मीनिंग हमने लिखा है कि इन्वेस्टमेंट इंटेंड टू बी हेल्ड, इन्वेस्टमेंट इंटेंड टू बी हेल्ड फॉर लेस देन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। यानी जिस दिन आप परचेज कर रहे थे उस दिन आपका इंटेंशन था, इंटेंड टू बी हेल्ड बोलता है, यानी इंटेंशन था कि इसको तो हमें 12 महीना के अंदर ही बेच देना, यानी 2 महीना के बाद हम बेच देंगे, जैसे ही मार्केट अप होगा हम बेच देंगे। जैसे अभी कैसे कोरोना है, कोरोना के टाइम में बहुत सारे आदमी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो ये सोच रहे हैं, वो प्रोफेशनल नहीं है शेयर में डील करने के लिए, लेकिन फिर भी अभी इसलिए परचेज कर रहे हैं कि अभी परचेज कर ले रहे हैं, जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा हम उसे सेल कर देंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि जिस डेट को आप परचेज कर रहे थे उस डेट के अगर आपके माइंड, उस डेट को ही अगर आपके माइंड में ये सेट है कि हम इसको विद इन 12 मंथ में सेल कर देंगे, तो उसको हम कहेंगे करेंट इन्वेस्टमेंट। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, तो इसका तो डेफिनेशन सर बहुत अच्छा है, अदर देन करेंट इन्वेस्टमेंट। यानी करेंट इन्वेस्टमेंट को समझ लो तो आप लॉन्ग टर्म भी समझ गए, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी समझ गए। क्या सर हमने सोचा कि 12 महीना के अंदर बेच देंगे, और अगर हम 12 महीना के अंदर नहीं बेचे, हमें लग रहा है कि नहीं उसका ग्रोथ काफी अच्छा हो रहा है, तो क्या हम उसको आगे भी रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। क्या हम सर उसको रिक्लासिफाई कर सकते हैं, यानी जिस इन्वेस्टमेंट को हमने एक बार करेंट इन्वेस्टमेंट बोल दिया, क्या उसको हम इन फ्यूचर जाकर के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। इसके लिए भी हमने एक टॉपिक पढ़ेंगे, इसके लिए हमने भी एक टॉपिक बना करके रखा है, जो कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर सबसे अंत में आपको पढ़ाया जाएगा, वो बिल्कुल आसान है, ठीक ना। तो ये हम समझ गए सर करेंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है। हाँ सर समझ गए। आखिर सर क्यों करेंट और नॉन करेंट के बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट को क्यों डिवाइड किए, उसका रीजन नीचे दिया हुआ है। क्या रीजन दिया हुआ है कि बोलता है कि आप इन्वेस्टमेंट का नेचर, यानी करेंट है या लॉन्ग टर्म है या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, उसके हिसाब से उसका रिकॉर्डिंग होता है। रिकॉर्डिंग यानी इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब हो गया कि दैट इज ऑन द डेट ऑफ परचेज। ऑन द डेट ऑफ परचेज उस इन्वेस्टमेंट को आप किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, तो बोलता है कि एट कॉस्ट, चाहे वो करंट इन्वेस्टमेंट हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, दोनों को हम एट कॉस्ट पे ही, जिस दिन हम परचेज करके लाएंगे, जितना हमारा कॉस्ट लगा उस कॉस्ट पे ही हम उसको वैल्यू करेंगे और अपने बुक में रिकॉर्ड करेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो करंट इन्वेस्टमेंट हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो। अब आपको डिफरेंस दिखने वाला है कि ड्यू टू नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका जो सब्सक्वेंट रिकॉग्निशन होगा दैट इज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट ये चेंज हो जाएगा नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। यानी बोलता है सब्सक्वेंट रिकॉग्निशन में, यानी ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट आपको इन्वेस्टमेंट को रीअसेस करना होगा। रीअसेस का मतलब उसको फिर से देखना होगा कि हमारे इस इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू क्या है, हमारे इस इन्वेस्टमेंट का फेयर वैल्यू क्या है। तो बोलता है कि अगर आपका करंट इन्वेस्टमेंट है, अगर आपका ये करंट इन्वेस्टमेंट है, तो उस केस में आप बैलेंस शीट के डेट पे इसका वैल्यू किस पे करेंगे, तो लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। आपको कुछ याद आ रहा होगा इस सेंटेंस से, लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू से। लोअर ऑफ कॉस्ट, आप इन्वेंट्री जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में पढ़ने जाते हो, वहां भी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, फेयर वैल्यू का भी मतलब लगभग वही होता है। तो यहां भी बोला कि चूंकि इन्वेंट्री भी करंट नेचर का होता है, तो इसलिए उसका भी होता है कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे। इन्वेस्टमेंट भी जो हमारा करंट नेचर का होगा इन्वेस्टमेंट, उसको हम किस पे करेंगे, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे करेंगे। जबकि हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा उसको हम हमेशा कॉस्ट पे ही करेंगे। हालांकि दोनों में कुछ कुछ बात और भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो पहले तो हम फेयर वैल्यू का मतलब समझते हैं कि सर फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो बोलता है कि फेयर वैल्यू मींस मार्केट प्राइस। सिंपल, फेयर वैल्यू का मतलब होता है मार्केट प्राइस
फॉर कोटेड इन्वेस्टमेंट, जो कोटेड इन्वेस्टमेंट है यानी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जो ऐसा इन्वेस्टमेंट जैसे इक्विटी शेयर आप रिलायंस का लेते हो, टाटा का लेते हो, विप्रो का, इंफोसिस का, इसका इक्विटी शेयर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसको हम कोटेड बोलते हैं। बहुत सारा ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बॉन्ड, वो कहीं भी स्टॉक एक्सचेंज में आपको लिस्टेड नहीं मिलेगा, जबकि उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड अनकोटेड इन्वेस्टमेंट। यानी वो स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया से आप परचेज नहीं कर सकते हो, आप उसे परचेज कर सकते हो नॉर्मल मार्केट से, दैट इज कॉल्ड अनकोटेड इन्वेस्टमेंट। तो बोलता है कि मार्केट प्राइस फॉर कोटेड इन्वेस्टमेंट और एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस फॉर अनकोटेड इन्वेस्टमेंट, ये हमारा होता है फेयर वैल्यू का मतलब। यानी आपका इन्वेस्टमेंट किस नेचर का है वो पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, करंट है या लॉन्ग टर्म है। अगर करंट है तो उसको हम इनिशियल रिकॉग्निशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में हम उसको कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करेंगे। फेयर वैल्यू का मतलब सर हम समझ गए, मार्केट प्राइस फॉर कोटेड और एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस फॉर अनकोटेड इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सिंपल है, सिंपल शब्दों में मैंने आपके लिए लिख करके लाया है। अब आते हैं सर हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पे। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पे बोलता है कि इसका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन भी कॉस्ट पे ही होगा। However, if there is any permanent decline, then provision for such permanent declines should be made. Shown in balance sheet same as provision for depreciation. ये मैंने आपके लिए ऐसे ही लिख दिया है। बोलता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसको आप बैलेंस शीट डेट पे भी कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करो, लेकिन अगर कुछ ऐसा घटना घटा जो परमानेंट डिक्लाइन हो गया आपके इन्वेस्टमेंट में, यानी आपको लग रहा है कि आने वाले 1-2 साल में तो अब इसका रेट ऊपर आएगा ही नहीं, जैसे अभी कोरोना, आप देखिए ना, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी किया होगा, क्या स्थिति हो गया है शेयर मार्केट का, ये आपको अच्छे तरीके से मालूम है। सारा शेयर धड़ाम से गिर गया और एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि आने वाले 4-5 महीना में ये ठीक भी होने वाला है। तो इन दैट सिचुएशन अगर चाहे एंटिटी, अगर जो आदमी इन्वेस्टमेंट परचेज करा है वो अगर चाहे तो परमानेंट डिक्लाइन इसको समझ करके प्रोविजन इसके लिए बना सकता है, इसके लिए प्रोविजन बना सकता है। और जब ये प्रोविजन है तो ये सही भी हो सकता है, यानी उसका एक्सपेक्टेशन सही भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर वो रियल में डिक्लाइन कर जाएगा तो वैल्यू को ऑलरेडी वो प्रोविजन करके रखा है, डिक्लाइन कर देगा, नहीं करेगा तो रिवर्स बैक कर लेगा। कौन सी बड़ी बात है। कैसे हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बना के रखते हैं कि बैड डेब्ट्स के लिए आपका एक्सपेक्टेशन होता है कि 2% डेटर आपका बैड डेब्ट्स हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो हम उसको क्या करते हैं, रिवर्सल एंट्री कर लेते हैं। सेम वही यहां पे करेंगे कि प्रोविजन फॉर परमानेंट डिक्लाइन हम बना करके रखेंगे और इस प्रोविजन को सेम वैसे ही शो करेंगे जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को शो करते हैं। यानी टोटल इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम में क्या करेंगे, आपको मैं इसको एक बार दिखला दूं कैसे हम इसको शो करेंगे। ये बैलेंस शीट हमारा होगा, सपोज कीजिए ये हमारा बैलेंस शीट होगा। बैलेंस शीट में ये हमारा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट का ये हमारा कॉस्ट होगा, लेस प्रोविजन फॉर परमानेंट डिक्लाइन, इसको लेस करके फिर अमाउंट वाले कॉलम में इस फिगर को लिखेंगे। ये इसीलिए मैंने लिखा है कि सेम एज प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की तरह हम इसको बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, आप इसको देख लिए, समझ लिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये हमारा इन्वेस्टमेंट का टाइप हो गया ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, ये हम लोग समझ गए। फिर हम लोग आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का सीधा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, मेन हमारा यही है। क्या है कि फॉर अकाउंटिंग पर्पस इन्वेस्टमेंट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। फॉर अकाउंटिंग पर्पस इन्वेस्टमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज, या आप ये कह सकते हैं फॉर अकाउंटिंग पर्पस इन्वेस्टमेंट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज। ये फर्दर हम इन्वेस्टमेंट को कैसे क्लासिफाइड करते हैं कि कौन सा हमारा फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट है और कौन सा हमारा वेरिएबल इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट है। फॉर अकाउंटिंग पर्पस इन्वेस्टमेंट कैन बी फर्दर, इसको हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, फर्दर इन्वेस्टमेंट कैन बी further classified as, for accounting purpose investment can be further classified as कैसे, on the basis of income। क्या होता है कि हम कैसे क्लासिफाई करेंगे इन्वेस्टमेंट को कि सर ये हमारा फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट है और दूसरा हमारा ये क्या है, वेरिएबल इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट।
फिक्स्ड इनकम बेयरिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो जाता है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जहां से इनकम आपका बिल्कुल फिक्स हो कि हाँ भैया 8% आना है तो 8% आना है, उसमें कोई कहीं से कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपको 8 का 8% आने वाला है। लेकिन वेरिएबल इनकम बेयरिंग इन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि कोई लिमिट नहीं होगा कि आपको कभी 8% भी आ सकता है, आपको 20% भी आ सकता है, आपको 25% भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जैसे डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, आपको मालूम होगा, आपको लॉ वाले सर ने पढ़ाया होगा कि डिविडेंड को लेने का क्या तरीका है, डिविडेंड कैसे मिलता है शेयर होल्डर को। तो डिविडेंड कैसे मिलता है शेयर होल्डर को, डिविडेंड के लिए क्या होता है कि जैसे हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है, जैसे ही हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है उसके बाद क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होने के बाद 30 सितंबर यानी विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और भी उसका लिमिट है कि ये 2 एजीएम के बीच में इतना का गैप नहीं होना चाहिए, फलाना चिलाना, तो ये सब तो आप लॉ वाले सर से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस दिन आपका बुक क्लोज होता है यानी 31 मार्च को, वहाँ से 6 महीना के अंदर यानी 30 सितंबर तक आपको एनुअल जनरल मीटिंग कर लेना होता है कंपनी को। और उसी एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी का जो डायरेक्टर होता है वो डिविडेंड प्रपोज करता है कि हम चाह रहे हैं कि इस साल आपको डिविडेंड इतना % मिले, और अगर शेयर होल्डर उसको सर्टिफाई कर देता है कि हाँ ओके तो उतना % मिलता है, नहीं अगर शेयर होल्डर ऑब्जेक्शन कर देता है कि नहीं हम इतना कम % नहीं लेंगे, हमको और भी ज़्यादा चाहिए, तो फिर उस हिसाब से बात किया जाता है। यानी इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड कितना मिलेगा ये टोटल डिपेंड करता है कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ है और कंपनी का सिचुएशन कैसा है, यानी कोई फिक्स नहीं होता है। जबकि मान लीजिए आप उसी कंपनी में आपने अगर डिवेंचर परचेज कर रखा है, बॉन्ड परचेज कर रखा है, या कोई गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज आपने गवर्नमेंट से परचेज कर रखा है जैसे आरबीआई का बॉन्ड हो गया, या प्रेफरेंस शेयर परचेज करके रखा है, इन दैट सिचुएशन आपका इनकम बिल्कुल फिक्स होता है कि हाँ भैया आपको 12% अगर डिवेंचर आपने परचेज किया है तो 12% आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कंपनी लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। तो इस बेसिस पे हमने क्या कर दिया, फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट और वेरिएबल इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पर्पज से। अब आते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि बोलता है फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट। अब हम एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे, फिक्स्ड इनकम बियरिंग क्या है और वेरिएबल क्या है। आज हम लोग फिक्स्ड इनकम बियरिंग को कंप्लीट कर लेंगे और कल नेक्स्ट क्लास में हमारा वेरिएबल कंप्लीट हो जाएगा। फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट में क्या है कि ट्रांजैक्शन ऑफ फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट में अकर ऑन फॉलोइंग बेसिस। जो आपका फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट होता है उसका ट्रांजैक्शन फॉलोइंग बेसिस पे हो सकता है। पहला क्या है, एक्स इंटरेस्ट बेसिस। सर ये एक्स इंटरेस्ट क्या होता है, अभी तुरंत समझ में आएगा। दूसरा क्या है, कम इंटरेस्ट बेसिस। सर ये कम इंटरेस्ट क्या होता है, तुरंत समझ में आएगा। बोलता है एक्स इंटरेस्ट बेसिस का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड to the date of transaction has to be paid in addition to the price of securities। ये बहुत बड़ी बात है, इसको अच्छे से समझ लेना है। अगर ये हम लोग समझ गए कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट, हमारा फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट समाप्त। उसके बाद उसमें कुछ है ही नहीं। क्या बोला कि आपको एक्स इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि मान लीजिए आपने किसी से डिवेंचर परचेज करा, आपने ओपन मार्केट में किसी से डिवेंचर परचेज करने गए, तो वो आदमी आपको बतलाता है कि हम आपको डिवेंचर देंगे 70 रुपए में, या 100 रुपए का डिवेंचर वो बोला कि हम आपको 105 रुपए में देंगे। तो आपको ये मालूम करना होगा कि क्या वो एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है। उससे पूछना होगा कि भैया ये एक्स इंटरेस्ट तुम बतला रहे हो रेट या कम इंटरेस्ट बतला रहे हो। एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा आपको मैं बैकग्राउंड में इसके लिए ले जाऊंगा कि क्या होता है कि कंपनी इन जनरली, मान लीजिए ये आपका फाइनेंशियल ईयर है कितना, 2019-20, ये 2019-20 का हमारा फाइनेंशियल ईयर है। अब इसमें जो कंपनी इंटरेस्ट देगी वो हर 6 महीना पे, एवरी 6 मंथ पे वो इंटरेस्ट देती है डिवेंचर होल्डर को, एवरी 6 मंथ पे। या अगर कंपनी चाहे तो उसको क्वार्टरली भी इंटरेस्ट दे सकती है, हर क्वार्टर में इन्वेस्ट दे सकती है। इन जनरली आपको हाफ ईयरली ही मिलेगा कि हाफ ईयर पे उसको इंटरेस्ट मिलता है,
हाफ ईयर पे इंटरेस्ट मिलता है। यानी फर्स्ट 6 महीना का इंटरेस्ट कब मिलेगा सर? फर्स्ट 6 महीना का मिलेगा 30 सितंबर को, और उसके बाद कब मिलेगा? 31 मार्च को। यानी कंपनी बोलती है कि आप अगर मेरे यहाँ डिवेंचर परचेज करते हो तो हम आपको 6 महीने का इंटरेस्ट 30 सितंबर को दे देंगे, और इस 6 महीने का इंटरेस्ट हम 31 मार्च को देंगे, फिर अगला 6 महीना का हम कब देंगे? 30 सितंबर को देंगे, और इसी हिसाब से कंपनी अपना काम करते रहती है। यानी हर 6-6 महीना पे कंपनी इंटरेस्ट देती है। अब यहां पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर अगर इस डेट को, यानी इस डेट को जो कंपनी इंटरेस्ट दे रही है वो इंटरेस्ट किसको देगी? इस डेट को, यानी 30 सितंबर के डेट में जो कंपनी इंटरेस्ट दे रही है वो किसको देगी? तो वो डिवेंचर होल्डर को देगी, डीएच को। यानी जिसके पास वो डिवेंचर रहेगा वो इंटरेस्ट उसी को देगी। अब जरा सोचिए कि दो आदमी है, एक कौन है? मिस्टर ए। ये बेचारा एक डिवेंचर परचेज किया था एकदम 1 अप्रैल को, 1/4 को परचेज किया था, और ये डिवेंचर को अपने पास रखा, अपने पास रखा, अपने पास रखा, कब तक? तो समझिए कि कब तक? 31 जुलाई तक, 31 जुलाई, 31 जुलाई तक रखा, 31 जुलाई तक रखा, और उसके बाद अचानक इसको पैसे की बहुत जरूरत आ गई। अचानक इस बेचारे को पैसे की बहुत जरूरत हो गई, और इसने 31 जुलाई को इस इन्वेस्टमेंट को किसको सोल्ड कर दिया? बी को सोल्ड कर दिया। अब आप बतलाइए ये बेचारा कितने दिन तक अपने पास रखा इन्वेस्टमेंट? तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ ये रखा, और ये किसको बेच दिया? 4 मंथ के बाद बी को बेच दिया। अब बी इस इन्वेस्टमेंट को कब तक रखा? तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, 2 मंथ को इसको रखा, और इसके बाद जो जिस दिन इंटरेस्ट मिलना है उस दिन इंटरेस्ट कंपनी किसको देगी? क्या बी को देगी या ए को देगी? सर उस दिन कंपनी इतना लफड़ा नहीं लेने जाएगा कि 4 महीने का इंटरेस्ट ए को देगा और 2 महीने का इंटरेस्ट बी को देगा। ऐसा ना, ऐसा सोचना भी नहीं। इतना अगर करेगा तब तो कंपनी इसी सब काम में लग जाएगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पर डे डिवेंचर बिकता है और पर डे परचेज होता है। तो इस चक्कर में अगर कंपनी पड़ गई कि पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से हम उसको ये करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। कंपनी तो सीधा एक डेट ये करता है, डिक्लेयर करता है कि फलाने डेट को सिक्योरिटीज यानी डिवेंचर या इक्विटी शेयर या कुछ भी जिसके पास होगा हम उसी आदमी को इंटरेस्ट या डिविडेंड देंगे। एक लाइन में कंपनी ये बात बोल देती है भैया, कंपनी इतना लफड़ा नहीं लेने जाएगी। यानी 30 सितंबर को 100% यानी 6 महीने का इंटरेस्ट 6 महीने का इंटरेस्ट किसको मिल जाएगा? बी को मिल जाएगा। अब ये 6 महीने का इंटरेस्ट सर बी को तो मिल गया, लेकिन क्या ये इसके हिसाब से ए के लिए क्या ये इन्वेस्टमेंट कितना महंगा पड़ गया? आप बतलाइए, क्या ये ए के लिए जस्टिफाइबल है? लॉजिकली तो ऐसा होना चाहिए था कि सर ये इंटरेस्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता, 4 महीना का ए को मिलता और 2 महीने का बी को मिलता, 2 महीने का बी को मिलता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ये सारा का सारा किसको मिल गया? तो ये सारा का सारा मिल गया आपको बी को मिल गया। अब क्या होगा? अब इस केस में ये सारा का सारा चूंकि बी को मिल गया, इस केस में अब क्या होगा कि ये जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हो रहा था, एक्चुअली हुआ क्या, जब ऐसा घटना घटा तो बेचारा ए दौड़ करके किसके पास आया? सीए साहब के पास आया कि सर आपके पास तो कुछ ना कुछ ऐसा टेक्निक होगा, कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होगा आपके अकाउंटिंग में जिसके थ्रू ये जो 4 महीने का इंटरेस्ट हमको लॉस हो रहा है वो हम लॉस को फुलफिल कर सके। सीए साहब बोले बिल्कुल सिंपल है, तुम क्या करो कि जब तुम ये इन्वेस्टमेंट बी को सेल कर रहे थे ना, जिस दिन तुम ये इन्वेस्टमेंट बी को सेल कर रहे थे, बी को बोलो कि बाबू 4 महीने का तुमको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, यानी तुमको कॉस्ट प्लस 4 मंथ का इंटरेस्ट दोनों पैसा तुमको देना पड़ेगा, तब जाकर के हम तुमको ये डिवेंचर देंगे। यानी सिंपली यहां पे क्या हो जाएगा कि बी बोलेगा, ए बोलेगा बी को कि हम तुमको डिवेंचर 104 रुपए में देंगे, यानी यहां पे इसको लीजिए, हम बोलेगा कि हम तुमको डिवेंचर जो देंगे वो 104 में देंगे, प्लस 4 मंथ का इंटरेस्ट भी हम आपसे लेंगे, अलग से लेंगे, और वो जो भी कैलकुलेट होकर के आएगा ये दोनों पैसा आपको देना पड़ेगा, सिंपली। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट। इस लॉजिक को अगर आप समझ जाते हैं उसके बाद आपका ये फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक और कॉन्सेप्ट ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। यही आपका लॉजिक है,
यही लॉजिक है कि चूंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा था यहां पे ए के लिए, वो आप समझ रहे हैं कि सर ए बेचारा 4 महीने तक इन्वेस्टमेंट को अपने पास रखा, मात्र 2 महीना उसको और रखता तो उसको 6 महीने का इंटरेस्ट मिल जाता, लेकिन उसे पैसे की जरूरत आ गई, उसे इन्वेस्टमेंट बेचना पड़ा 2 महीना पहले, और उस चक्कर में जो 4 महीने तक उसने पैसा लगा करके रखा, वो 4 महीने का इंटरेस्ट भी किसको मिल गया? बी को मिल गया। उस 4 महीने का इंटरेस्ट भी किसको मिल गया? बी को मिल गया। इसीलिए ऐसा सिस्टम किया गया कि नहीं, ये 4 महीने का इंटरेस्ट जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हो रहा था उस दिन ए उसी दिन बी से ले लेगा और बी को बोलेगा कि तुम जब 2 महीने के बाद तुमको जब इंटरेस्ट मिलेगा, पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट तुमको मिलेगा, उस दिन तुम क्या करना है? इसको एडजस्ट कर लेना। उस दिन तुम क्या करना है? इसको एडजस्ट कर लेना। समझे? हाँ सर समझ गए। इसी के हिसाब से इसका अकाउंटिंग भी हम लोग अब करेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे थे कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का क्या होता है कि ये जो प्राइस है ना, ये बोलता है कि हम डिवेंचर तुमको 104 में देंगे, दिस इज कॉल्ड कोटेड प्राइस। कोटेड प्राइस, कोटेड प्राइस का मतलब क्या होता है कि इस प्राइस में 2 सिचुएशन हो सकता है कि पहला सिचुएशन कम इंटरेस्ट होगा और दूसरा सिचुएशन एक्स इंटरेस्ट होगा। दूसरा सिचुएशन क्या होगा? एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि ये 104 रुपया में इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, यानी अलग से हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ये 104 रुपया में इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, हम इंटरेस्ट का अमाउंट अलग से नहीं लेंगे, आपको 104 रुपया ही देना पड़ेगा, आपको 104 ही देना पड़ेगा। जबकि एक्स इंटरेस्ट में क्या होता है, बोलता है कि ये तो 104 रुपया हमारे डिवेंचर का कॉस्ट हो गया, प्लस में अब इसमें हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे 4 महीने का, और वो भी तुमको देना होगा, यानी तुमको प्राइस कितना देना होगा? तो ये प्राइस देना होगा, यानी 104 प्लस 4 मंथ का इंटरेस्ट। दिस इज कॉल्ड एक्स इंटरेस्ट और दिस इज कॉल्ड कम इंटरेस्ट। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाँ सर कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। बिल्कुल यही मतलब है कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का। और जैसे आप ये मतलब समझ गए, उसके बाद तो अकाउंटिंग तो आप 2 मिनट के अंदर समझ जाएंगे। सिर्फ आपके अंदर ये चार्ट, ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। अगर एक बार ये लॉजिक समझ में आ गया तो आपको सारा इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाए। अब आते हैं इसके अकाउंटिंग पे, कैसे इसका अकाउंटिंग करते हैं। सिंपली ये आप समझ गए, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हैज टू बी पेड इन एडिशन टू द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। समझ गए। कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हैज ऑलरेडी बीन एडेड इन प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, हेंस नीड नॉट टू बी पे एडिशनली। समझ गए इसका मतलब? हाँ सर समझ गए, तो पहले ही आप समझा दिए। अब बोलता है कि सर अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, तो हम अपने मन से क्या माने कि ये एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है। बोलता है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड ऐसा माना गया है कि वो एक्स इंटरेस्ट का ही बात कर रहा होगा, यानी वो तो अपने लागत का इंटरेस्ट तो अलग से वो लेगा ही लेगा। ठीक ना? इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप उसे क्या मानेंगे? सर उसे हम एक्स इंटरेस्ट मानेंगे। समझ गए? हाँ सर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए। अब सर आइए जर्नल एंट्री देखते हैं। सिंपल जर्नल एंट्री तो आपको सब कुछ आता होगा, अब क्या हम बतलाएं, फिर भी हम लोग देखते हैं। फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब आप इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हैं तो एंट्री क्या लगाते थे? सर अभी तक तो हम लोग लगाते थे, जो बात है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन सर यहाँ तो कुछ हमको और भी दिख रहा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या ये होगा कि नहीं? आपने उसको कितना पैसा पे करा, आपने उसको, चाहे वो एक्स इंटरेस्ट का सिचुएशन हो या कम इंटरेस्ट का सिचुएशन हो, आप उसको 2 तरह का पैसा पे करते हैं। आप उसको 2 पैसा पे करते हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट के लिए, जो आपका इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, और दूसरा इंटरेस्ट के लिए, जो कि आने वाले कुछ समय में रिकवर होना रहता है, जो कि आने वाले 2 महीने के बाद रिकवर। जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल में क्या था कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए यानी डिवेंचर के लिए अलग पैसा पे किए, चाहे वो कम इंटरेस्ट हो या उसको हम कैलकुलेट करके अलग करेंगे, बाइफरकेट करेंगे। कम इंटरेस्ट होगा तो 104 में ही कुछ हमारा डिवेंचर के लिए होगा और कुछ हमारा इंटरेस्ट का पोर्शन होगा। लेकिन अगर एक्स इंटरेस्ट होगा तो डिवेंचर का 104 रुपया और इंटरेस्ट का अलग से हम कैलकुलेट करेंगे। यानी सिचुएशन कम इंटरेस्ट का हो या एक्स इंटरेस्ट का हो, सर हम 2 चीज बायर को सेलर को पे करते हैं। पहला तो इन्वेस्टमेंट के लिए, डिवेंचर के लिए हमने पैसा पे करा, और दूसरा इंटरेस्ट एक्रूड के लिए हमने पैसा पे करा। जितने पीरियड तक उसने अपने पास इन्वेस्टमेंट को रखा था उतने पीरियड का इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट हमने उसे दिया। बट मेरे लिए तो पैसा दोनों आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये नोट 1 और 2 हम क्या लिखें, इस नोट 1 और 2 को समझेंगे कि आखिर ये इन्वेस्टमेंट कितने अमाउंट से डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने अमाउंट से डेबिट होगा। इसको समझाने के लिए हमने नोट 1 और नोट 2 लिखा है।
नोट 1 का मतलब क्या होता है, कॉस्ट और वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी यहां पे कितने अमाउंट से करेंगे, तो ये तो कॉस्ट से करेंगे, तो जानते ही हैं कितना हमारा लागत लगा, तो ये कैलकुलेट करने के लिए बोलता है परचेज प्राइस। परचेज प्राइस यानी उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटेड प्राइस, वो हमारा कोटेड प्राइस होता है, वो लिख लेंगे। लेस कर देंगे एक्रूड इंटरेस्ट इन केस ऑफ कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन अगर रहेगा, कम इंटरेस्ट बेसिस का ट्रांजैक्शन रहेगा, तो ही हम इसको लेस करेंगे, अदरवाइज लेस नहीं करेंगे। कितना अमाउंट लेस होगा, ये नोट नंबर 2, जो नोट नंबर यहाँ 2 है वही हम यहाँ पे नोट 2 डिस्क्राइब किए हैं, तो यहाँ हम नोट 2 मान करके चलेंगे। अभी तुरंत इसको समझ में आएगा आपको कि ये कितना अमाउंट होगा। सिंपल, जिस लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस दिन लास्ट मिला हुआ था और जितना दिन के बाद आपने परचेज करा, उस बीच का जो होगा, जैसे यहाँ पे 4 महीने का, वही कैलकुलेट हो जाएगा। बस उसी को हम थोड़ा नीचे में डिस्क्राइब करते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ क्या होगा कि अगर क्या होगा, आपका कम इंटरेस्ट बेसिस का ट्रांजैक्शन होगा, तो परचेज प्राइस में से आपको इंटरेस्ट का अमाउंट डिडक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका क्या आ जाएगा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक्स इंटरेस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, दिस इज नॉट योर कॉस्ट, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये कॉस्ट आपका नहीं है, ये क्या कैलकुलेट होकर के आया, एक्स इंटरेस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। और मजे की बात, अगर आपने एक्स इंटरेस्ट बेसिस पे ट्रांजैक्शन किया है, तब तो ये करने की आपको जरूरत ही नहीं है, सीधा एक्स इंटरेस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे लिख लेंगे, आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, अब हम लोग ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे टैक्सेस, टैक्स को ऐड करेंगे। ऐसे भी आप जब कोई फर्नीचर परचेज करते हो, मशीन परचेज करते हो, कुछ भी, तो उस पर जो आपने टैक्स दिया, जो विच कैन नॉट बी रिकवरेबल फ्रॉम द टैक्सिंग अथॉरिटी, तो हमारा कॉस्ट का पार्ट बनता ही है। या हमारा जो फ्रेट होता है या कोई भी अदर एक्सपेंसेस होता है, कमीशन होता है, ये सारा हमारा कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, कम से कम सर 10-20 बार पढ़े होंगे, हर जगह पे अलग अलग पढ़े होंगे कि सर हम लोग कॉस्ट का मतलब होता है परचेज प्राइस, एज वेल एज जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है उस परचेज को करने से रिलेटेड, इस सारे को हम क्या करते हैं, कॉस्ट में ऐड कर देते हैं परचेज प्राइस में, तब जाकर के कॉस्ट निकलता है। यहां भी वही है, लेकिन यहां पे थोड़ा डिफरेंस है, जिस कारण से मैंने आपको बतलाया है कि टैक्स जो ऐड करेंगे, बोलता है कि ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एक्स प्राइस। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आप मेमोराइज कर लीजिएगा कि टैक्स हमेशा और हमेशा एक्स प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है। अगर वो कम प्राइस पे आप इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं, तो पहले आप एक्रूड इंटरेस्ट को लेस कर देंगे, तब जाकर के उस पे क्या करेंगे, आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, एक्स प्राइस पे आपका कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरा फिर क्या है, कमीशन। कमीशन का मतलब होता है ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कोटेड प्राइस। कोटेड प्राइस, अब ये कोटेड प्राइस कुछ भी हो सकता है, या तो एक्स प्राइस हो सकता है, या कम इंटरेस्ट हो सकता है, एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, यानी दैट्स वाई हमने यहां पे लिखा कोटेड प्राइस। यानी अगर कम इंटरेस्ट वाला होगा तो इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ जो प्राइस आएगा उस पे हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे। एक्स इंटरेस्ट बेसिस पे अगर आपने ट्रांजैक्शन करा होगा तो एक्स इंटरेस्ट पे। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये टैक्स और कमीशन में अंतर है। टैक्स हमेशा और हमेशा एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे होगा, जबकि कमीशन किसी पे भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने ट्रांजैक्शन को किस प्राइस पे डील किया है, यानी एक्स इंटरेस्ट पे या कम इंटरेस्ट पे। हमने लिख दिया दैट इज प्राइस ऑन विच ट्रांजैक्शन डील्ड। जिस प्राइस पे आपने ट्रांजैक्शन को डील किया है, इट मे बी एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। दैट्स वाई हमने इसको क्लियर तरीके से बिल्कुल लिख दिया कि आप कंफ्यूज नहीं करें। प्लस अदर एक्सपेंसेस ऑन परचेज इफ एनी होगा, सारे को जब ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा। अब आते हैं सर, ये नोट 2 बार बार आ रहा था, यहां भी आ रहा था। यहां नोट 2 क्या होता है, सिंपल, प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम द लास्ट इंटरेस्ट डेट, फ्रॉम द लास्ट इंटरेस्ट डेट, यानी पिछला कब इंटरेस्ट मिला वहां से लेकर के टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का जो प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट होगा कैलकुलेटेड ऑन पर एनम बेसिस, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट बोलते हैं, या उसी के बारे में ऊपर जिक्र कर रहा था। इंटरेस्ट डेट मीन्स द डेट ऑन विच कंपनी गिव इंटरेस्ट, इट मे बी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जनरली हाफ ईयरली, दैट इज 30 सितंबर एंड 31। बिल्कुल मैंने क्लियर तरीके से आपके लिए लिख दिया कि क्या होता है एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब। हाँ सर, अच्छे तरीके से समझ आ गया। फिर भी इन स्पाइट ऑफ दैट हमने आपके लिए नो बेसिस पे, कम इंटरेस्ट पे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे और एक्स इंटरेस्ट पे कैसे करेंगे, हमने आपके लिए एग्जांपल लिया, और एक ही एग्जांपल से हम आपको दोनों मेथड से समझा रहे हैं कि सर अगर एक्स इंटरेस्ट बेसिस पे ट्रांजैक्शन होगा तो कैसे हम उसको वैल्यू निकालेंगे, कम इंटरेस्ट बेसिस पे ट्रांजैक्शन होगा तो हम उसका कैसे वैल्यू निकालेंगे। सिंपल बोलता है कि मिस्टर ए परचेज 15,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 एट 98 ईच ऑन 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020 को
15,000 10% वाला डिवेंचर, ये 10% का मतलब क्या होता है समझ रहे हैं? हाँ सर समझ रहे हैं। ये 10% का मतलब हो गया कि 10% इंटरेस्ट मिलेगा। डिवेंचर ऑफ ₹100 at 98, यानी ये क्या हो गया सर? 100 और 98 कंफ्यूज कर रहे हैं, यानी 100 का डिवेंचर 98 में परचेज करा। डिवेंचर या शेयर कभी भी 10 का होगा या 100 का होगा, इसी मतलब राउंड ऑफ में होता है। ऐसा नहीं कि 99 रुपए का डिवेंचर, ऐसा नहीं होता है। या तो 100 का होगा या 10 का होगा। इन जनरली 100 का ही होता है, आपके बुक में 100 का ही हमेशा दिया रहेगा। वैसे 10 का भी हो सकता है, तो 10 हो या 100 होगा, कुछ भी होगा। और एक चीज ध्यान रखना है, आगे हमने नोट लिखवा भी दिया है कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा या डिविडेंड कैलकुलेट होगा वो ऑलवेज और ऑलवेज इसी पे कैलकुलेट होगा, दिस फिगर पे। दैट्स वाई ये भी जानना आपके लिए जरूरी होता है कि ये 100 का है या 10 का है। क्योंकि इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट हमने वैसे नीचे में यहां पे लिख दिया है कि हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे। दिस इज कॉल्ड द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। ये 100 लिखा हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, यानी डिवेंचर के फेस पे। कैसे 500 के नोट को आप 500 क्यों बोलते हो? क्योंकि उसके फेस पे 500 लिखा रहता है, दैट्स वाई उसको आप 500 बोलते हैं, ठीक ना। तो फेस पे जो रुपया लिखा रहेगा वही उसका फेस वैल्यू होता है। तो डिवेंचर का फेस वैल्यू इसमें कितना दिया है? 100 रुपया। उस डिवेंचर को कितना परचेज किया? 98 में। किस डेट को परचेज किया? 1 जनवरी को। हाँ सर आगे बढ़िए। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अलाउड ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर एवरी ईयर। जो हमने एग्जाम्पल लिया था उस अभी जो समझने के लिए 4 महीने वाला और 2 महीने वाला सेम वही दिया है। टैक्स ऑन परचेज 1%, कमीशन 2%, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज्यूमिंग इफ ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट। चाहे वो कम इंटरेस्ट, यानी इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा, चूंकि हमने वहां पे लिखा है। हाँ जी, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट। सर एक्स इंटरेस्ट पे क्या होगा और कम इंटरेस्ट पे क्या होगा सर? जरा कैलकुलेट करके बताइए। सिंपल, ऊपर जो आप ये लिखे थे इसी बेसिस पे होगा, यानी पहले तो परचेज प्राइस कोटेड प्राइस कर दीजिए। कितना है इस क्वेश्चन में? 98 है। तो सर परचेज प्राइस 98 इंटू 15,000, 14,70,000, 14,70,000। इस दोनों में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। सर अगर कम इंटरेस्ट हमारा होगा, ट्रांजैक्शन अगर कम इंटरेस्ट पे होगा तो हमें सर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लेस भी करना पड़ेगा। हाँ सर, और अगर एक्स इंटरेस्ट होगा तब तो सर बल्ले बल्ले है, और उस केस में तो हमें ये काम करने की जरूरत नहीं है। वही हम यहाँ भी करेंगे। सर एक्स इंटरेस्ट के बेसिस में हम एक्रूड इंटरेस्ट को लेस नहीं किए, चूंकि ये तो हमारा बल्ले बल्ले है। ये हमारा क्या है? एक्स इंटरेस्ट के बेसिस पे ट्रांजेक्शन हुआ है। कम इंटरेस्ट के बेसिस पे हम क्या करेंगे? 15 लाख कैसे आ गया सर? सर बोले ना आपको कि इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ फेस वैल्यू। 15,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 15 लाख का 10% इंटू 3/12। सर 3/12 क्यों किए? क्योंकि 30 सितंबर को ये एक्रूड इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट होता है? तो फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 30 सितंबर। तो सितंबर का तो हट गया, यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 1 जनवरी को तो परचेज ही कर लिया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 37,500। यानी एक्स इंटरेस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? एक्स इंटरेस्ट वाले में तो सेम रहेगा, कम इंटरेस्ट वाले में उतना से पैसा से हमारा लेस हो गया, उतना पैसा से हमारा लेस हो गया। अब आते हैं प्लस टैक्सेस करेंगे। टैक्स हम 1% किस पे करेंगे सर? ऑलवेज ऑन एक्स इंटरेस्ट प्राइस। एक्स इंटरेस्ट प्राइस यानी इस प्राइस पे होगा सर। ये तो ये 14,700 का 1%, 14,70,000 का 1%, 14,700। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स इंटरेस्ट प्राइस 14,32,500 का 1% कितना हो जाएगा? 14,325। ये 1% हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर कमीशन 2%। कमीशन किस पे होता है? ऑलवेज ऑन कोटेड प्राइस। अब वो कोटेड प्राइस कम इंटरेस्ट हो या एक्स इंटरेस्ट हो, यानी इस वाले प्राइस पे ये कमीशन कैलकुलेट होगा। तो सर 2% कितना पे? 14 लाख पे। 14,70,000 का 2% आप देखेंगे एक्स इंटरेस्ट में दोनों इसी पे हुआ, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का कोई लफड़ा ही नहीं था, इसलिए टैक्स और कमीशन दोनों ही कोटेड प्राइस पे हो रहा है। तो ये इतना आ गया, लेकिन इसमें डिफरेंस हो रहा है कि ये टैक्स हमारा इस पे कैलकुलेट हुआ है और कमीशन हमारा इस अमाउंट पे कैलकुलेट हो रहा है। ये इतना आ गया सर। इस केस में इतना प्राइस आया। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 15 लाख और इस केस में 14 लाख रुपया। अब सर जर्नल एंट्री बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 15,14,100, 15,14,100। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इस बेचारे को अलग से देना पड़ा। कितना? 3 महीने का इंटरेस्ट, तो 37,500 टू बैंक। इसको टोटल पैसा कितना देना पड़ा? 15,51,600 रुपया। जबकि इस केस में कितना हो गया सर? कॉस्ट उसका मात्र 14,76,000, चूंकि इंटरेस्ट वाला पोर्शन लेस हो गया उसका। हाँ सर, वो दोनों मिला हुआ था इसलिए वो लेस
लेस हो गया तो 14,76,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इतना, तो टोटल पैसा इसको मात्र 15,13,000 रुपया देना पड़ा। यानी ये सस्ता होता है, कम इंटरेस्ट, सिंपल है, उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट जुड़ा हुआ और एडिशनली आपको पे करना है, बोथ आर डिफरेंट। ये तो सस्ता होगा ही सर, हाँ सर होगा, ये हमको समझ में आ गया। अब आते हैं क्या हो गया, पहला एंट्री के बारे में हमने एंट्री को पढ़ा और उससे रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट भी हमने देख लिया, सॉरी एग्जाम्पल करके भी हम देख लिए, कोई हमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा है सर, आगे बढ़िए सर। सेकेंड एंट्री हमारा क्या होगा, फॉर रिसीव ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रिसीव, जिस डेट को आप इंटरेस्ट को रिसीव करोगे टोटल इंटरेस्ट आप रिसीव करेंगे, यानी 6 महीने का। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में 3 महीने का, हमारा 3 महीने के बाद हमने परचेज किया था तो 3 ही महीने का इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, नहीं, टोटल का टोटल 6 मंथ का इंटरेस्ट हम रिसीव करेंगे। और एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा हो जाएगा, यानी ये हमारा किस में चला, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। अब आते हैं ऑटोमेटिकली, आप देखेंगे कि यहाँ पे सपोज कि जैसे एग्जांपल को देखते हैं, 37,500 आपने इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करा था, यानी आपका डेबिट बैलेंस आ रहा था 37,500। इस ट्रांजैक्शन के बाद आप इंटरेस्ट अकाउंट को कितने से क्रेडिट करेंगे सर, 37,500 इंटू 2, चूंकि 6 महीने का निकालेंगे कितना आएगा सर, सिंपल 37,500 इंटू 2 आ जाएगा 75,000, और 75,000 से आप क्रेडिट करोगे तो ऑटोमेटिकली 37,500 आपका क्रेडिट हो जाएगा, विच इज इनकम फॉर यू। और ये आपको लॉजिकल भी लग रहा होगा, चूंकि आपने इन्वेस्टमेंट को 3 महीना होल्ड किया है तो 3 महीने का जो इंटरेस्ट होगा वही तो आपका इनकम होगा, वही तो आपका इनकम होगा। और यहां पे जो आपने पैसा पे किया था 37,500, ये तो आप उसको पे किए थे जो कि आपको इन फ्यूचर में रिकवर होने वाला था, ये तो आप फॉर द टाइम बिंग पे किए थे, जो कि 3 महीना के बाद आपको वापस आ जाना था कंपनी से। हाँ सर, अच्छे समझ आ रहा है। अब आते हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब आप इन्वेस्टमेंट को सेल करोगे तो क्या होगा, सिंपल सा सर, हम लोग अभी तक पढ़े थे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सर यहां भी होगा, बिल्कुल होगा। जब आप किसी से परचेज कर रहे हो कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट बेसिस पे, तो आप भी तो सेल करोगे कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट बेसिस पे, आप भी तो सेल करोगे कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट बेसिस पे, आप भी सेल कर सकते हो। हाँ सर, हम भी कर सकते हैं, यानी सेल हो या परचेज, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, नहीं सर बिल्कुल नहीं होने वाला है। और इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ सेल, इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ सेल फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट डेट, आप तो उससे चार्ज कर लेंगे जैसे आपसे चार्ज किया गया था एट द टाइम ऑफ परचेज। हाँ सर बिल्कुल, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, सेल प्राइस एक्स इंटरेस्ट यहां पे कैलकुलेट कर लेना आपका होगा, एक्स इंटरेस्ट, सेल प्राइस मतलब एक्स इंटरेस्ट यहां पे लेना होगा। अगर कम होगा तो उसमें से क्या करेंगे, इंटरेस्ट को लेस करके एक्स ले आएंगे, माइनस कमीशन और सेल, अगर आपने कमीशन कुछ पे करा है सेल पे तो उसको आप लेस कर लेते हैं। आप ये तो कोई नया बात नहीं है आपके लिए, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सेल के टाइम में अगर कोई हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो उसको हम सेल में से लेस करके ही ये रिकॉर्ड करेंगे। यानी सेल प्राइस एक्स इंटरेस्ट, याद रहना चाहिए ये एक्स इंटरेस्ट के बेसिस पे होगा। अगर कम इंटरेस्ट पे ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसको हम एक्स पे कन्वर्ट कर लेंगे, तब जाकर के उसमें से हम कमीशन लेस करेंगे, तो उस उतने ही वैल्यू से हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ सेल फ्रॉम द लास्ट इंटरेस्ट डेट, जो लास्ट इंटरेस्ट डेट है वहां से लेकर के जिस दिन हमने सेल किया वहां तक का मेरा इनकम है, इसलिए हम उस इनकम को रिकॉर्ड कर लेंगे। और वो इनकम हम जो हमसे परचेज कर रहा है उसी से वो पैसा हम चार्ज कर लेंगे, सेम जैसे हमने परचेज के टाइम में पे किया था। ठीक है, हाँ सर ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट सेल प्राइस में ऑल्सो बी ऑन एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट बेसी, हेंस ट्रीट द अमाउंट ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट सेम एज इन केस ऑफ परचेज, यानी ये भी आपका एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट हो सकता है, ये तो मैंने बतला ही दिया। अब एक इंपॉर्टेंट थिंग हम समझेंगे यहाँ पे, वी कैन यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ईदर एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। आपको मालूम होगा कि ये जब हम इन्वेस्टमेंट को सेल किए तो क्या जितने में आपने इन्वेस्टमेंट को परचेज करा था 104 में, तो क्या 104 में ही बिकेगा, हो सकता है 106 में बिक जाए, 102 में बिके, 100 में बिके, यानी प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो बोलता है कि या तो हमें प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना हो, या क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को जब आपको क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, चूंकि आपने ऊपर में पढ़ा है कि करेंट इन्वेस्टमेंट होगा तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, और अगर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होगा तो कॉस्ट। तो पहले आपको मालूम तो चले कि क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, कॉस्ट कितना है, तब तो आप वो मेथड लगाओगे ऊपर वाला। हाँ सर, यानी कॉस्ट पहले कैलकुलेट करना होगा, तो वही हमने यहाँ पे लिखा, वी कैन यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड टू
कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ईदर एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सर किस किस मेथड का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल जाना पहचाना आपके लिए मेथड होगा, आपने इन्वेंट्री में इसको पढ़ा होगा, इसको भी वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड या फीफो मेथड। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में क्या होता है सर? वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में बिल्कुल सिंपल है, टोटल कॉस्ट ले लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं टोटल यूनिट से, या यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है फेस वैल्यू से। आप दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। या तो आप मान लीजिए 15,000 डिवेंचर परचेज किए थे ऊपर वाले एग्जाम्पल में, तो या तो आप 15,000 से डिवेंचर करो तो कॉस्ट पर डिवेंचर निकल जाएगा, या 15 लाख से डिवाइड कर दो, यानी 15,000 इंटू 100 फेस वैल्यू से डिवाइड कर दो तो कॉस्ट पर फेस वैल्यू, पर रुपीज ऑफ फेस वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। आप अगर यहां यूनिट लोगे तो यहां भी यूनिट लेना पड़ेगा, यहां फेस वैल्यू लोगे, यहां अगर फेस वैल्यू लोगे तो यहां भी आपको फेस वैल्यू लेना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप फेस वैल्यू के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यूनिट के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट इनटू क्लोजिंग यूनिट। अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर निकाल रहे हैं तो क्लोजिंग यूनिट जो आपके पास बचा है, सो फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो हमने देखा था 15,000 परचेज करा था, उसमें से अगर मान के चलिए 12,000 सोल्ड कर दिया और 3,000 बचा हुआ है, तो यहां कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट आएगा 15,000 यूनिट परचेज करने का, डिवाइड बाय कर देंगे 15,000, मल्टीप्लाइड बाय कर देंगे कितना? 3,000 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारा क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अगर सर हमको प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ कैलकुलेशन, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना होगा, तो हम टोटल कॉस्ट लेने के टाइम में थोड़ा दिमाग रखेंगे, दिमाग का यूज करेंगे, रखेंगे नहीं, दिमाग का यूज करेंगे कि टोटल कॉस्ट टिल द डेट ऑफ सेल, यानी ट्रांजेक्ट, ऐसा तो नहीं कि आप साल भर में एक ही बार इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे। आप इन्वेस्टमेंट जब तक परचेज किए, सपोज कीजिए 1 जनवरी को आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया और 31 मार्च को इन्वेस्टमेंट सोल्ड किए, फिर आपने 1 फरवरी को एक इन्वेस्टमेंट परचेज किया, 1 जनवरी को इन्वेस्टमेंट परचेज किया और 31 जनवरी को सेल कर दिया, फिर 1 फरवरी को दूसरा इन्वेस्टमेंट परचेज करा, तो टोटल कॉस्ट हम कहां लेंगे? टिल द डेट ऑफ सेल लेंगे, यानी 31 जनवरी तक, 31 जैन तक जो टोटल कॉस्ट आएगा उसी को लेंगे जब हमें कॉस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सोल्ड कैलकुलेट करना होगा। तो ये तो आप आसान तरीके, मतलब आप समझ रहे होंगे, फिर भी हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए कि ऐसा ना कि वहां आप गलती कर बैठे, ठीक ना। यानी टोटल कॉस्ट और टोटल यूनिट जो लेंगे वो हमने यहां पे लिख भी दिया है, टोटल कॉस्ट एंड टोटल यूनिट विल बी टेकन टिल द डेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, यानी आप किस डेट को कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो। चूंकि आपको 2 डेट को कॉस्ट कैलकुलेट करना है, एक तो जिस दिन आप ये इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर रहे हो, और दूसरा क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट का वैल्यू करने के लिए, दैट इज टिल द डेट ऑफ सेल और टिल द डेट ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। एज द केस में भी हमने बिल्कुल क्लियर तरीके से इसलिए यहां पे लिख भी दिया। ये आपको समझ में आ रहा होगा? हाँ सर समझ में आ रहा है। ये हमारा वेटेड एवरेज हो गया। दूसरा हमारा है फीफो मेथड, बोलता है कैलकुलेट क्लोजिंग वैल्यू या कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन फर्स्ट कम एंड फर्स्ट आउट बेसिस। क्लोजिंग वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों आ जाएगा, क्लोजिंग वैल्यू और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड ऑन फर्स्ट कम और एंड फर्स्ट आउट बेसिस। फीफो का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट हम पहले परचेज किए थे उसको पहले बेचेंगे, जो बाद में परचेज किए थे उसको बाद में सेल करेंगे। इस मेथड को फॉलो करते हुए आप क्या करेंगे? कॉस्ट निकालेंगे, यानी क्लोजिंग स्टॉक भी वैल्यू कर सकते हैं या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ सर समझ में आ गया। अब 2 हमने यहाँ पे नोट आपको दिया है स्टार लगा करके, इफ क्वेश्चन साइलेंट यूज वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको ये मेथड यूज करना है, फीफो नहीं यूज करना है। और एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। एक चीज ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर, चूंकि हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं, और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमारा क्या कहता है कि हमारा अगर इनकम एक्रू हो गया दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, भले वो एक्चुअली हमें रिसीव हुआ है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि 31 मार्च हो जाएगा और अगर कंपनी हमें इंटरेस्ट अभी तक नहीं भी दिया है, कैश में हमारा एक्चुअल पेमेंट नहीं भी आएगा, तो भी हम इंटरेस्ट को क्या कर लेंगे? एक्रूड इंटरेस्ट का हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे अपने बुक्स में और उसको इनकम ट्रीट
कर लेंगे। वही यहाँ पे लिखा है एट द एंड ऑफ ईयर एक्रूड इंटरेस्ट ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, यानी क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट जो होगा उस पर हम एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और यहाँ बैलेंस शीट अभी हम इन्वेस्टमेंट का लेजर भी आपको दिखाने वाले हैं, उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे। ये हो गया। फिर एक मास्टर नोट है हमारा इंटरेस्ट और डिविडेंड, ये आगे के बारे में हमने लिख दिया अभी पे। इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉमिनल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज या इन्वेस्टमेंट आप जो कहिए उस पर कैलकुलेट होता है। सर जरा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग बना करके दिखा दीजिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनता है? सिंपल, कितने % का आपने डिवेंचर लिया है, बॉन्ड लिया है, क्या लिया है वो लिख देंगे यहाँ पे, ऑफ फलाना लिमिटेड या जिससे लेंगे, ठीक ना। डेबिट क्रेडिट सिंपल है, जो लेजर आप बनाते थे डेट पार्टिकुलर अमाउंट, उसमें 2 चीज और ऐड कर देना है, फेस वैल्यू को और इंटरेस्ट को। फेस वैल्यू और इंटरेस्ट 2 कॉलम और ऐड कर देना है, यानी पहले जो हमारा लेजर होता था 1 2 3 6 कॉलम का, अब हमारा क्या हो जाएगा, हालांकि एक जेएफ भी होता था, जेएफ वगैरह को इग्नोर कर सकते हैं हम लोग इस चैप्टर में। सिंपली हम लोग ऐसे रिकॉर्ड करते हैं। क्या होगा, टू बैलेंस बीटी, फेस वैल्यू जितना रहेगा ओपनिंग इन्वेस्टमेंट का उसका फेस वैल्यू लिख देंगे, जो एक्रूड इंटरेस्ट पिछले साल का रहा होगा उसको लिख देंगे और उसका जो कॉस्ट होगा वो लिख देंगे, जो पिछले साल का क्लोजिंग वैल्यू होगा वही हमारा ओपनिंग में आ जाएगा। जो हम परचेज करेंगे फेस वैल्यू के कॉलम में फेस वैल्यू यानी 15 लाख, अभी के एग्जाम्पल में 15 लाख लिख देंगे। इंटरेस्ट वाले कॉलम में कितना लिख देंगे, 37,500, और कॉस्ट वाले कॉलम में कितना लिख देंगे, जो यहाँ पे हमारा कॉस्ट आया था या तो 15,14,100 रुपया, या अगर सिचुएशन होगा कम इंटरेस्ट बेसिस का तो 14,76,225 यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर हमारा जो सेल होगा, सेल का एंट्री भी, कितने फेस वैल्यू का आपने इंटरेस्ट सोल्ड किया, क्या आपको एक्रूड इंटरेस्ट उस पर कितना था उसको लिख देंगे, और कितने लागत में आपने सेल किया वो लिख देंगे, यानी कॉस्ट सेल प्राइस माइनस कमीशन ऑन सेल को लेस करके यहाँ पे कॉस्ट में लिख देंगे। फिर हमारा जो इंटरेस्ट आएगा बैंक से, मतलब बैंक के थ्रू हमारा इंटरेस्ट आएगा तो बाय बैंक टोटल इंटरेस्ट, यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, और उसके बाद जो हमारा इंटरेस्ट कॉलम का बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, जो हमारा कॉस्ट कॉलम का बैलेंसिंग आएगा वो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे। ये वाला इंटरेस्ट कॉलम का तो हमेशा प्रॉफिट ही होगा, लेकिन कॉस्ट कॉलम का हो सकता है कि जब ये एंट्री 31 मार्च को नहीं होगा, जो इंटरेस्ट वाला होगा वो तो 31 मार्च को होगा, लेकिन ये वाला कॉस्ट वाले कॉलम का एंट्री जब जब इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट को हम सोल्ड करेंगे तब तब हम प्रॉफिट और लॉस उस पर कैलकुलेट करके हम डेबिट क्रेडिट करते रहेंगे, ठीक ना। और फिर एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को हम क्या करेंगे, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट का वैल्यू निकालेंगे, कितना हमारा फेस वैल्यू है, कितना उस पर इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है और उसका कॉस्ट क्या है, ये हम लोग लिख देंगे। और यही हमारा फिक्स्ड इनकम बेयरिंग इन्वेस्टमेंट का टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू बच्चों। अब आप क्वेश्चन बनाइएगा, 110% आपसे क्वेश्चन बनेगा। अगले क्लास में फिर मिलते हैं आपसे इसी टॉपिक का आगे एक्सटेंड करने के लिए। वेरिएबल इनकम बेयरिंग इन्वेस्टमेंट को कंप्लीट करेंगे और आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। क्लास कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब चैनल पर जरूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू, नमस्कार।